हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा। तो आज हम क्रॉनिकल मैगजीन के आर्थिकी को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो पहला न्यूज़ है वो है फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। तो 22 मई 2025 को जो हमारा टेलीकॉम विभाग है उसने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर नामक एक बहुआयामी विश्लेषणात्मक उपकरण को लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है इसे? टेलीकॉम विभाग ने लॉन्च किया है, ध्यान में रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर है ये वित्तीय संस्थानों को साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए अग्रिम कार्रवाई योग्य सूचना प्रदान करेगा और जिससे कि संभावित धोखाधड़ी से पहले ही मोबाइल नंबरों की पहचान हो सके। इसका जो विकास है, जैसे कि बताया कि टेलीकॉम विभाग के अंतर्गत एक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, उसके तहत इसका विकास किया जाएगा। तो इसे ध्यान में रखिएगा। दूसरी जो न्यूज़ है वो है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में जो निवल एफडीआई जो नेट एफडीआई है उसमें 96% की गिरावट देखी गई है। तो आरबीआई के द्वारा आंकड़ों के अनुसार जो वित्त वर्ष 2024-25 है उसमें भारत के जो नेट एफडीआई है उसमें 96% की गिरावट देखी गई है, जिसमें कि जो नेट एफडीआई है वो केवल $353 मिलियन रह गया है। अगर हम नेवल एफडीआई के पिछले वर्षों की बात करें तो 2020-21 में ये 44 अरब अरब डॉलर था। 2021-22 में ये 38.6 अरब डॉलर था। 2022-23 में ये 28 अरब डॉलर था। 2023-24 में ये 10.1 अरब डॉलर था और 2024-25 में ये सिर्फ 353 अरब डॉलर मिलियन ही रह गया है। तो इस क्रम को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम गिरावट के कारण की तरफ ध्यान दें तो गिरावट का जो मुख्य कारण बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो विदेशी कंपनियां हैं उन्होंने अपना जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है, उसे वापस ले लिया है और जो हमारी भारतीय कंपनियां हैं उन्होंने विदेशों में निवेश ज्यादा करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि 24.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अगर हम क्षेत्रीय वितरण की बात करें तो जो एफडीआई का प्रवाह है वो विनिर्माण क्षेत्र अग्रणी रहा है, यानी कि जो हमारे 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सेकेंडरी के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा इसका एफडीआई का फ्लो रहा है और जो प्रमुख स्रोत देश रहे हैं वो उसमें पहले पर सिंगापुर है, दूसरे पे मॉरिशस है और तीसरे पर अमेरिका है। तो इस न्यूज को ध्यान में रखिएगा कि आरबीआई के द्वारा क्या आंकड़े जारी करे गए हैं और कितना नेफ्ट एफडीआई जो है उसमें गिरावट आई है ये, और जो साल है 2020-21 और 21-22 में कितना हमारा एफडीआई फ्लो रहा, इन सबको ध्यान में रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है वो है कि भारत जो है वो 6D पेटेंट फाइलिंग में शीर्ष 6 देशों में शामिल हो गया है। तो 13 मई 2025 को जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भारत 6G 2025 सम्मेलन में बताया है कि जो भारत है वो वैश्विक स्तर पर 6G पेटेंट फाइलिंग में शीर्ष 6 देशों में शामिल हो गया है। अगर हम तकनीकी क्षमता की बात करें तो जो 6D टेराहर्ट्ज का यूज करेगा, जिसमें जो फ्रीक्वेंसी बैंड का उपयोग करेगा, जिसमें जो डेटा गति है वो 1 टेराबाइट प्रति सेकंड तक संभव होगी। अगर हम इस मिशन के लक्ष्य की बात करें तो जो भारत है वो 6G मिशन के तहत 2030 को देश को ग्लोबली 6G नेता बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर रहा है, जिसमें कि भारत के 6G अलायंस वैश्विक साझेदारियां जापान, सिंगापुर, फिनलैंड और टेराहार्ट संचार और जो एआई नेटिव नेटवर्क जो है वो नवाचार में शामिल होंगे। तो इसको याद रखिएगा। अगर हम जो अगली न्यूज है वो है अमेरिका चीन अस्थायी व्यापार समझौता, भारत के लिए अवसर और चुनौतियां। तो ये मेन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो टैरिफ घटाया या बढ़ाया गया उसकी तरफ एक नजर डाल लेते हैं। तो अमेरिका और चीन ने जिनेवा में वार्ता के बाद एक अस्थायी व्यापार समझौते की घोषणा की है, जिसके तहत दोनों देशों ने एक दूसरे पर लगाए गए टैरिफ में 115% अंकों की कटौती की है। अगर हम देखें कि अमेरिका ने कितने चीनी वस्तुओं पर टैरिफ कम किया है तो अमेरिका ने 145 से घटाकर 30% कर दिया है और जो चीन है उसने अमेरिकी वस्तुओं पर जो टैरिफ है वो 125 से घटाकर 10% तक कर दिया है। और ये जो व्यवस्था है वो 90 दिनों तक चलाई जाएगी और दोनों देश आगे भी वार्ता जारी रखेंगे। अगर हम भारत पे देखेंगे इसका क्या असर पड़ेगा, तो जो टैरिफ का अंतर कम होने से भारतीय उत्पादों की जो प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त है, जो कंपटीशन है, उसमें कमी देखी जा सकती है, जिसमें कि अमेरिका और अन्य बाजारों में भारतीय निर्यात पर दबाव बढ़ सकता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें इंक्लूड है, वो देख लेते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के।
जो भारत का व्यापार संतुलन है, अगर हम देखें जो भारत के कुल निर्यात में जो अमेरिका है वो 18% तक योगदान देती है और जो चीन है वो 4% तक योगदान देती है, जबकि चीन से जो आयात है वो 15% तक होता है। भारत जो है वो अमेरिका जो है वो भारत से ऑटोमोबाइल, विस्की और कृषि उत्पादों पर टैरिफ घटाने की मांग कर रहा है। आगे की न्यूज देखते हैं। कोयला गैसीकरण वित्तीय प्रोत्साहन योजना। 9 मई 2025 को जो कोयला मंत्रालय है उन्होंने कोयला गैसीकरण वित्तीय प्रोत्साहन योजना के श्रेणी 2 के तहत, इसको छोड़िए आगे चलिए, अगर हम मुख्य तथ्य की तरफ ध्यान दें, जो इस योजना की शुरुआत है वो 24 जनवरी 2024 को की गई है, कोयला गैसीकरण वित्तीय प्रोत्साहन योजना। और अगर हम इसके लक्ष्य या उद्देश्य की बात करें तो ये 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रख रही है। अगर हम इसकी प्रक्रिया की तरफ ध्यान दें तो जो कोयला गैसीकरण है वो एक तरह का थर्मोकेमिकल प्रक्रिया है जिसमें कोयले को सीमित ऑक्सीजन और भाप के साथ उच्च तापमान पर संश्लेषण गैस यानी कि सिन गैस में बदला जाता है। और जो सिन गैस में जो मुख्य गैस होती हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड, H2, CO2, CH2 और H2O शामिल होती हैं। अगर हम इसके औद्योगिक और आर्थिक महत्व की बात करें, जो सिन गैस का उपयोग है वो मेथनॉल, अमोनिया, एथेनॉल, हाइड्रोजन, ओलेफिन्स और बिजली के उत्पादन में होता है। और ये जो प्रक्रिया है ये तेल और गैस के आयात को कम करती है और भारत के घरेलू कोयला भंडार का उपयोग सुनिश्चित करती है। अगर हम राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन के लक्ष्य की बात करें तो जैसे कि हमें पता है कि 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का इसका लक्ष्य है, जो कि ऊपर अभी बताया गया है। तो इसकी प्रक्रिया को याद रखिएगा, इसके औद्योगिक और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखिएगा। ये इस योजना की शुरुआत कब